नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 गणित। बच्चों आज हम बात करेंगे बहुपद की। दूसरे अभ्यास की बात है जिसमें हम बात कर रहे हैं बहुपद। अब यहाँ पे बात आती है कि उसमें पहली बात कि एक चर वाले बहुपद। अब चर और अचर, यहाँ चर और अचर की बात हो रही है। चर को हम कैसे समझें? चर यानी कि वो एक ऐसा मान जो निश्चित न हो, उसको हम चर कहते हैं। दूसरा जो निश्चित मान होता है उसको हम लोग अचर कहते हैं। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिर मान। जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो हमारा क्या है? चर है। अब उसको हम लोग कैसे अल्फाबेट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि वह धन x रुपया है, यानी कि x y z के रूप में या a b c के रूप में हम इनको लेते हैं। तो अब यहाँ पे जबकि कांस्टेंट यानी कि जब हमें किसी का मान ज्ञात होता है तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कि जैसे एक कलम 5 रुपए की मिल रही है तो यहाँ पे 5 रुपया ये क्या है? इसका निश्चित मान हमें ज्ञात है। तो कोई निश्चित मान जो है वो हमारा क्या है? अचर है। और जो अनिश्चित मान है वो क्या है हमारा? वो चर कहा जाता है। तो अब कहें कि एक चर वाले बहुपद। अब इसमें बहुपद की बात हो रही है कि जिसमें पदों की संख्या एक या एक से अधिक होगी वो हम बहुपद कह रहे हैं। अब एक ही चर वाले तो जिसमें एक चर हो, तो एक चर होने का क्या मतलब है कि कोई भी चर जब होगा तो वहां पर जैसे हम माने कि एक चर हमारे पास क्या है? x है, लेकिन ये इसको हम x को हम क्या कर सकते हैं कि x को हम 1x कहते हैं, क्योंकि 0 नहीं कह सकते। क्योंकि 0 कहेंगे 0x तो ये 0 क्या है? 0 से जब x में को हम गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देखिए x लिखा गया है वो x क्या है? वो x के पहले भी एक कोई मान है, वो एक ही है। अब यहाँ पर इसी तरीके से कह रहे हैं कि जब भी हम एक चर को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, तो हमें उसके साथ कोई ना कोई, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक चर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एक अचर के पूरे एक चर के रूप में हम उसको दर्शा रहे हैं। कैसे? कि जैसे लिख रहे हैं 2x। 2x में ये क्या है? तो उसका गुणांक है, यानी कि एक अचर है और एक चर है, दोनों को आपस में गुणा कर दिया गया है। यहाँ पर भी x अगर हमारा देखिए यहाँ -x लिखा गया है, तो -x से क्या मतलब है कि ये हमारा -1 इंटू x है, यानी कि ये जो अचर मान है वो ऋण 1 है। यहाँ पे ऋण 1 के बटे 2x है, यहाँ 3 है, तो ये अचर मान है और यहाँ पर ये चर मान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब इसको हम इस क्रम में लिख रहे हैं, एक अचर और एक चर के रूप में लिख रहे हैं, और ये मिलाकर के पद कितने को दर्शा रहा है? सिर्फ एक ही पद को जब दर्शा रहा है तो उसको हम एक पदीय कहेंगे। वो पद कैसा है? वो एक पदीय है, यानी कि सिर्फ एक ही पद उसमें है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसमें एक से अधिक, यानी कि जैसे इस क्रम में लिख दिया गया x धन 7 धन 7, यहाँ गुणा नहीं किया गया है, यहाँ इसको जोड़ा गया है या घटाया गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक पद हो गया और ये एक पद, यानी कि पदों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 2। चर कितना है?
एक ही है, x एक चर है, लेकिन यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई? 2। जैसे हम लोग कह रहे हैं x² + 2x। तो अब ये क्या है, इसमें पद कितने हो गए? 2 हो गए, जबकि चर कितना है? एक ही चर है। तो यहाँ पर ये एक चर में ये 2 पदी हो गया। क्या हो गया? 2 पद वाला हो गया, 2 पदी है। अब यहाँ पर देखें, इसी क्रम में अगर हम कहें कि x² + 5x और +7 लिखा है, अब यहाँ पर क्या है? पदों की संख्या एक पदीय और एक पदीय। तो यहाँ पदों की संख्या क्या हो गई? 3 पदी हो गई। इसी क्रम में हम और आगे भी लिख सकते हैं। तो कितने भी पद किए जा सकते हैं, 4 पदी, 5 पदी, इस तरीके से इन बहुपद को हम अलग अलग पदों में लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि इसमें बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। अब देखें, बहुपद चाहे जैसा भी है, लेकिन उसके प्रत्येक पद में एक कोई न कोई एक गुणांक अवश्य ही होता है। जैसे यहाँ पर किसी में भी आप देख लें कि जितने भी पद लिखे गए हैं कि उसमें कोई ना कोई एक गुणांक जरूर है। जैसे हमने यहाँ 3x की बात कही, तो ये चर के साथ 3 एक अचर का गुणांक है। यहाँ पर देखें -x के लिए अगर हम कहें तो x के लिए गुणांक कितना है? -1 का गुणांक है। तो कोई ना कोई एक गुणांक अवश्य ही होगा, और अगर यही गुणांक क्या होगा? अचर बहुपद अगर 0 होगा तो उसको हम शून्य बहुपद कह देंगे। यानी कि अगर इसी से 0 से गुणा कर दिया जाए तो देख रहे हैं आपका क्या मान आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये बहुपद कैसा हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि किसी पद की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तब वह बहुपद नहीं है। अब देखिए घात, अब यहाँ पर देखें कि ये जो चर पद है उसकी कोई न कोई घात अवश्य ही है। देखें यहाँ पर इसकी घात देखिए 1 है, यहाँ पर इसकी x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 2 है। इस तरीके से यहाँ x की घात 1 है। तो इस क्रम में कि किसी पद की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो उसको हम बहुपद नहीं है, तब उसको हम कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिया कि x + 1/x, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x धन x की घात -1। अब देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि इसमें देखें ये -1 के रूप में है, -1 के रूप में है। दूसरा, इसको अगर हम ले लें कि पढ़े x और धन 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x की घात 1/2 और धन 5। तो यहाँ पर भी देखें कि इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि ये घात किसमें है? 1 में है, और यहाँ घात ऋणात्मक है, यानी कि ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए और वो भी धनात्मक होनी चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि ये हमारे हैं। अब अगली बात अगर हम कहें कि ऐसे जो घात की बात हो रही है, अब इसमें हम क्या कहते हैं कि किसी भी बहुपद में अगर उसकी घात 1 हो तो उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। इसमें रेखीय बहुपद, अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे यहाँ हमने लिखा 2x, ये भी एक रेखीय है, और हमने लिखा x + 7, देखिए। तो यहाँ पर ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेखीय बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मानक रूप है वो है हमारा ax + b के रूप में। और इसमें किसी भी रेखीय बहुपद में हमारा कितने हो सकते हैं? अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, अधिकतम 2 पद ही होंगे रेखीय बहुपद में, या तो एक ही पद होगा या फिर 2 पद होंगे। तो ये हमारा रेखीय बहुपद है। अब अगर किसी बहुपद में
उसकी घात अगर कितने हैं 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद देखिए जैसे हमने लिखा x² + 5x और +7, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा द्विघात, क्योंकि जो हमारा चर पद है वो उसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद है ये। इसका जो मानक रूप है वो है ax² और +bx और +c। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका अधिकतम, इसमें पदों की द्विघात वाले पद जो होंगे बहुपद होंगे उसमें पदों की अधिकतम संख्या जो होगी वो अधिकतम संख्या 3 तक हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ हम लिख दें x², तो ये भी तो हमारा है एक पद वाला हो गया, लेकिन ये द्विघात है। अब ये हम लिख दें x² + 2x लिख दें, तो ये देखिए 2 पद हो गए, लेकिन ये कैसा है, द्विघात बहुपद है। बहुपद कैसा है, ये द्विघात का है, ठीक है, तो ये है। अब अगर ऐसे किसी बहुपद में जो चर है हमारा उसकी अधिकतम घात अगर 3 हो तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। उसमें x की घातें 3, धन 3x और धन 5, 3x² धन 5x और धन 2, ये। अब इसी के तरीके से ये क्या है, हमारा त्रिघात बहुपद है, और इसका जो मानक रूप है वो है ax की घातें 3 + bx की घातें 2 और +cx और +d, यानी कि ये इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इससे हम ये कह सकते हैं कि उसमें अधिकतम, देखिए त्रिघात में अधिकतम कितने पद होंगे, 1 2 3 और 4, अधिकतम पदों की संख्या क्या होगी, 4 होगी, यानी कि अधिक से अधिक 4 पद ही होंगे त्रिघात में। तो हम ये कह सकते हैं कि रेखी में जिसमें एक x की घात, यानी कि जो चर की घात है वो कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन उसमें पदों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। द्विघात में पदों की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है, त्रिघात में पदों की संख्या अधिकतम 4 हो सकती है, यानी कि जितनी घात है उससे एक अधिक पद हो सकते हैं। यानी कि आप यहाँ देखें तो ये रेखी के लिए जो मानक रूप है, और ये द्विघात का मानक रूप है, और ये त्रिघात का मानक रूप है। अब ये कह रहे हैं कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं की है, कि शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात परिभाषित नहीं है। तो ये हमने आज बहुपद में एक चर वाले बहुपद के बारे में चर्चा करी, बात करी। इस पर आधारित जो प्रश्नावली है उसको आप हल करके वो भेजेंगे। धन्यवाद।